हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। संविधान की कक्षाएं लगातार चल रही हैं और अभी तक जितने भी वीडियो हमने आपको दिए हैं आपने बहुत पसंद किए हैं। इसका आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये टू द पॉइंट टीचिंग क्लास है, लेकिन आपको संविधान हम इस तरीके से पढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपको सिखाएंगे, और सिखाएंगे नहीं बल्कि आपको रटाएंगे। क्योंकि जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत संविधान पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी क्लासेस ली होंगी, लेकिन हमारा पढ़ाने का जो तरीका है और उद्देश्य है वो सिर्फ आपको रटाना है और परीक्षा में पास कराना है, ताकि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और समझिए कि प्रस्तावना के बाद ये पहला लेक्चर है कि अब हम पूरी तरह से संविधान में घुस गए हैं। घुसने का मतलब ये है कि अब हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। अब अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद भारतीय संविधान जब बना था तो 395 यानी 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में तो करीब 450 से ऊपर अनुच्छेद हैं, ठीक है। लेकिन इतने सारे अनुच्छेद को याद कैसे किया जाए? सबसे बड़ा हैट्रिक काम है, मुसीबत वाला काम है, बोरिंग लगता है। कैसे याद किया जाए? अब आपको इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक एक अनुच्छेद आपकी फिंगर टिप पे याद होगा, वो भी बिल्कुल आसानी से। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप देखेंगे कि एक एक अनुच्छेद आपकी जुबान पर रटा होगा। ये कैसे संभव होगा? बस मेरे साथ आप क्लास लेते रहिए और आप देखेंगे कि जितने भी अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 395 तक सारे अनुच्छेद आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, क्रम से पढ़ाऊंगा और एक एक अनुच्छेद रटाते हुए आपको चलूंगा कि कहीं आप परीक्षा में भूल ना जाए। ठीक है, इसके बाद मैं टेस्ट भी लूंगा ताकि आपकी ज्ञान की परीक्षा हो सके कि आपने कितना याद किया। ठीक है, तो जो आपका हैट्रिक काम, मुसीबत वाला काम है कि आप अनुच्छेद याद नहीं कर पाते हैं, याद कर लिया फिर याद रख नहीं पाते हैं, तो इस समस्या का समाधान हम आप आज से बिल्कुल करने वाले हैं। हम आज से अनुच्छेद शुरू कर रहे हैं और ये हमने संविधान का पहला चैप्टर लिया है और ये पहली अनुसूची से संबंधित है, पहले अनुच्छेद से संबंधित है और चैप्टर का नाम है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ और राज्य क्षेत्र। यानी कि हमारे भारत में, हमारे देश में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं और कितने राज्य क्षेत्र हैं। यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था तब उस समय कितने राज्य और संघ राज्य थे और वर्तमान में कितने हैं, किस तरीके से जो है बदलाव हुआ है, किस तरीके से संख्या बढ़ी है, कौन कौन से आयोग बने हैं, कौन कौन सी समितियां बनी हैं, कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, इन सारी बातों का जिक्र होगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुकस हो सकता है, लेकिन आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, आज सारी हल होने वाली हैं। और जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको आज तक किताबों में समझ में नहीं आया है, आप परेशान हो गए हैं, आपने 2-4 किताबें पढ़ी हैं लेकिन समझ नहीं पाए हैं, आज वो सारी चीजें आपकी हम A to Z सॉल्व करने वाले हैं। पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, पहला राज्य कौन सा बना, कौन सा आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया और आयोग कब बना। ये सारी बातें, क्योंकि यहाँ से हमेशा यूपीएससी, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य परीक्षाओं में यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को इस तरीके से आपको पढ़ा देंगे कि एक भी प्रश्न, कठिन से कठिन प्रश्न आ जाए, कथन कारण वाला आ जाए, कभी प्रश्न वो गलत नहीं होगा। इस बात का हम बिल्कुल आपको वादा करते हैं कि आज से इस टॉपिक से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। एक एक चीज आपको सिखाते हुए, रटाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये क्लास कैसी है? टू द पॉइंट टीचिंग क्लास है, लेकिन कॉन्सेप्ट साथ में होगा तभी तो आप समझ पाएंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद बात करेंगे 1 से लेकर के 4 तक की, ठीक है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 के बारे में बात करेंगे और हम पढ़ेंगे सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन। आपने सुना होगा कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वतंत्रता से काफी पहले ही जारी थी। लोग मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए
और जैसे ही हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हम स्वतंत्र हो गए, तो ये मांग यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई। इस मांग को देखते हुए क्या हुआ, चूंकि उस समय कांग्रेस का शासन था और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात के पक्ष में थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए, लेकिन वो इस बात को खुलकर बोल नहीं पा रही थी। पक्ष में थी कि भाषा के आधार पर हो, लेकिन खुल के वो बोल नहीं पा रही थी। तो चूंकि जब जन भावना थी, वहां पर लोग जो काफी जो स्वर है वो मुखर हो रहे थे, लोग बहुत ज्यादा मांग कर रहे थे। तो ये आवश्यकता है या नहीं, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको देखते हुए क्या हुआ, तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग का गठन किया और उस आयोग का नाम था एस.के. धर आयोग। और जो एस.के. धर थे, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। एस.के. धर आयोग किसने किया? तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस आयोग का गठन किया। इस आयोग ने जांच की और अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट पेश की इनके सामने। और रिपोर्ट में इन्होंने दो बातें बताई। रिपोर्ट में पहली बात तो ये बताई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही एक सुझाव भी दिया, एक परामर्श भी दिया कि प्रशासनिक आधार पर, यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि इन्होंने पेज छोड़ दिया कि संभावना है। क्योंकि क्या था, उस समय कांग्रेस का शासन था, ठीक है, तो जो भी समितियां वगैरह आयोग थे सब उसके पक्ष में थे, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। नहीं, इन्होंने एक सुझाव दे दिया, एक परामर्श दे दिया कि प्रशासनिक दृष्टि से भाषा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। फिर तो इनकी जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट का बहुत विरोध हुआ। तो इस विरोध के जांच के लिए कि रिपोर्ट का विरोध क्यों हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट में क्या है, तो इस रिपोर्ट की जांच के लिए एक कांग्रेस ने जेवीपी समिति का गठन किया। जेवी मतलब है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के ये तीन लोगों की समिति थी। और इस समिति का गठन किया और ये गठन किया कि इस रिपोर्ट की जांच की जाए कि इसका विरोध क्यों हुआ। तो इन्होंने रिपोर्ट की जांच की और अपनी रिपोर्ट, इस यानी कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की सन 1949 में। यानी कि जेपीबी समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में क्या बताया, इन्होंने भी यही कह दिया सीधे सीधे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जन भावना का सम्मान करते हुए राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर देना चाहिए। यानी कि जो पेज धर आयोग छोड़ के गया था, वही पेज इस समिति ने भी छोड़ दिया। यानी कि कहीं ना कहीं एक गैप दे दिया कांग्रेस को। यह ऐसा करने के लिए मतलब सपोर्ट हो गया कि हाँ, जन भावना का सम्मान करते हुए या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। जैसे इनकी रिपोर्ट आई, यानी जेवीपी समिति की रिपोर्ट आई, आंदोलन और तेज हो गया। यानी जो दक्षिण भारतीय लोग थे, तेलुगु, तमिल, मलयालम के लोग थे, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, ठीक है, ये यहाँ पर आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया, विरोध में स्वर और ज्यादा तेज उठने लगे। और दक्षिण भारतीय नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, और इनके अध्यक्षता में आंदोलन ने मुखर सुर, यानी कि बहुत विरोध होने लगा, बहुत ज्यादा आंदोलन भड़क गया। और ये क्या हुआ, ये जो है बैठ गए अनशन पर, बोले हम अनशन पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। और ये तब तक बैठे रहे, यानी कि 56 दिन बाद रामुलु जी की मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, आंदोलन ने और भयंकर रूप ले लिया, बहुत ज्यादा तेज आंदोलन हो गया। और इस आंदोलन को देखते हुए मजबूरी में या समस्या की वजह से कांग्रेस को 19 दिसंबर 1952 को ये घोषणा करनी पड़ी कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा। कब?
10 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर गठन की जो घोषणा कर दी गई। ठीक है, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। यहां पर आपको डेट याद रखना है, दो डेटा है। 10 दिसंबर 1952 को कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के 19 दिसंबर 1952 को घोषणा की कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाएगा, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। दो डेट रखनी है, 19 दिसंबर 1952 और 1 अक्टूबर 1953, यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। मुझे लगता है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ही आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन हुआ, यानी कि पुनर्गठन हुआ, तो इसके देखा रोनी अन्य राज्यों ने भी क्या किया? सुर और मुखर कर दिए। मांग तेज हो गई कि अगर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर, तो अन्य राज्यों का भी गठन होना चाहिए। जब विरोध बहुत ज्यादा हुआ तो फिर क्या हुआ? उसी समय कांग्रेस ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में एक आयोग का गठन किया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति फजल अली थे, यानी इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके दो सदस्य और थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पडिक्कर। ठीक है, यानी कि फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। दो सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1956 में। किसने? फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया। कब? 1956 में। ठीक है, याद आपको क्या रखना है? देखिए यहां पर दो बातें याद रखनी है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब बना? 1953 बना। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा कुछ और जाता है, आंसर आप कुछ और देके आते हैं। तो याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में हुआ है। और अधिनियम कब बना है? 1956 में बना है। और इसी अधिनियम के आधार पर पूरे भारत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यहां तक थी ये पूरी कहानी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, या भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, और पुनर्गठन आयोग कब बना है? 1953 में। फजल अली की अध्यक्षता में सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। रिपोर्ट आई इनकी 1956 में। इसी आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया, और इसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। ये कहानी थी। मुझे लगता है आपको अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे जो ये हुआ। अब हम बात करते हैं अनुच्छेदों की। ठीक है, कि जो अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या दिया गया है, और यहाँ पर पूरी टेबल आपको हम समझाएंगे अभी। तो पूरी आप लंबी सी टेबल देख रहे हैं। यहाँ से प्रश्न 100 नहीं 110% आता है। आप किसी भी वर्ष का पीसीएस का या लोअर पीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, समीक्षा अधिकारी का पेपर देख लीजिए, 1-2 प्रश्न यहाँ से रखे होंगे। हमने पूरी लिस्ट बना दी है, अभी आपको समझा देंगे। तो अब आपका कोई प्रश्न गलत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत जो संघ है वो संघ का नाम क्या है और उसमें कितने राज्य हैं, ये बात की गई है। और यही बात अनुसूची 1 में ही बताई, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अनुसूची 1 में क्या है? संघ और
यानी राज्य और संघराज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो वही अनुच्छेद 1 में बात की गई है कि संघ का नाम और उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब इसके 3 जो है क्लॉज है। ठीक है, तो 1(1), 1(2) और 1(3). ठीक है, तो अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 में क्या है ये भी देख लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जो है जो भारत है उसको किन किन नामों से जाना जाता है। प्रश्न आता है भारत और इंडिया। ठीक है, तो भारत को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो भारत है और दूसरा है इंडिया। विकल्प में हिंदुस्तान भी आता है लेकिन हिंदुस्तान नहीं है। संविधान में सिर्फ 2 ही यानी कि जो हमारा संघ है या देश है इसके 2 नाम ही वर्णित किए गए हैं, भारत और इंडिया। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ से मतलब यह है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, सारे राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं और किसी भी राज्य को या संघ राज्य को अपने जो है संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं, वो अलग नहीं हो सकते हैं। ये बताया गया है 1(1) में। 1(2) में क्या बताया गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ठीक है, यानी पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 1 के 2 क्लॉज बताया गया है कि पहली अनुसूची में जो भी वर्णित राज्य और संघ राज्य हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे, वो यहाँ पर विनिर्दिष्ट है। अनुच्छेद 1 के उपबंध 3 में क्या बताया गया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। ठीक है, यानी कि अगर किसी राज्य को अर्जित किया जाता है या किसी को शामिल किया जाता है, किसी क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो वो अनुच्छेद 1(3) में सम्मिलित किए जाएंगे, यहाँ पर वो समाविष्ट किए जाएंगे। ये होगी बात अनुच्छेद 1 की और उनके 3 उपबंधों की। अब हम बात करेंगे जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, ध्यान ये रखना है अनुच्छेद 2 और 3 में हम आपको बहुत ही जरूरी बात बताने वाले हैं। 3 को पढ़ लीजिए एक बार। अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, एक ये देखिए और एक ये देखिए। अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यहां नए राज्यों से मतलब ये है कि अगर भारत देश में किसी दूसरे यानी कि किसी बाहरी देश का या किसी बाहरी क्षेत्र का समावेश होता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा और इसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी है। जैसे सिक्किम, आपको याद होगा कि जो सिक्किम भारत राज्य में जब इसका विलय किया गया तो सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। आपको पता होना चाहिए सिक्किम एक स्वतंत्र देश था और वहां की जन भावना के आधार पर, जन समर्थन के आधार पर सिक्किम को भारत देश में शामिल किया गया। अब चूंकि एक बाहरी देश था, हमारा वो स्वयं का क्षेत्र नहीं था, हमारी वो सीमा में नहीं था, वो चूंकि वो बाहर का देश था, इसलिए जब उसको भारत देश में शामिल किया गया तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी और इसके लिए 35वां और 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा। तब हमने जाकर के सिक्किम को भारत में मिला पाया और उसका एक अंग यानी कि राज्य बना पाया। इसलिए अगर नए राज्यों का प्रवेश होता है, समावेश होता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा और संविधान संशोधन होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान संशोधन तो तब होगा जब स्वेच्छा से लिया जाए। अब मान लो हमने किसी क्षेत्र को युद्ध में जीत लिया है या फिर किसी से हमने संधि कर ली है या फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कोई क्षेत्र शामिल हो रहा है तो वहां पर संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। तब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय नियम ही लागू होंगे और उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर उस क्षेत्र को हम शामिल कर लेंगे। कब? जब हम कोई संधि करते हैं, समझौता करते हैं, युद्ध में जीत लेते हैं या अन्य किसी प्रकार से करते हैं तो उस दौरान संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। कब होगी संविधान संशोधन? जब कोई राज्य यानी जब कोई दूसरा देश स्वेच्छा से हमारे देश में शामिल होना चाहे। जैसे कि सिक्किम स्वतंत्र देश था, वहां की जनता हमारे देश में शामिल
होना चाहती थी, इसलिए संविधान संशोधन करके इसको शामिल कर लिया गया। तो अनुच्छेद 2 में संविधान संशोधन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों परिवर्तन। जैसे मान लो भारत में राज्य है, ठीक है, अब एक राज्य बड़ा है, उसको काट करके 2 राज्य बनाने हैं, ठीक है। या फिर मान लो कि कोई राज्य है, उसके राज्य में हमें नाम परिवर्तन करना है, ठीक है, या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा भारत का राज्य है, हमारे भारत का अंग है, उसी में कुछ करना है बदलाव। जैसे कि तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना बना दिया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया, बिहार को काट करके झारखंड बना दिया गया। ये क्या है, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। यानी कि हमारी ही सीमा में वो हैं, वो बाहर से नहीं आ रहे हैं, इसी में हम कटौती कर रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं, नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि संसद विधि द्वारा इसको पारित कर सकती है। और ये प्रक्रिया सामान्य बहुमत से होती है। आपको याद होना चाहिए कि राज्यों का निर्माण हो या फिर सीमा में परिवर्तन हो, नाम में परिवर्तन हो, तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा किया जा सकता है अनुच्छेद 3 में। जबकि अनुच्छेद 2 में संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। ये अंतर है दोनों में। अब मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम वहां पर आपको अगले वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको हो गया होगा, इतना बात समझिए कि 2 में क्या है, संविधान संशोधन से होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, ठीक है। और 3 में क्या है, ये साधारण मतलब जो है बहुमत होगा, और यानी कि यहाँ पर संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है, आपको पता होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। वर्तमान कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये भी रिसेंट का डाटा है, इसको हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। जब मैंने आपको दादरा नगर हवेली पढ़ाया था तो बताया भी था कि अब 28 राज्य रह गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। अब जो यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको देखिए, हमने पूरी लिस्ट आपके लिए बनाई है और लिखा है राज्यों का गठन वर्ष, ठीक है। अब देखिए, ये आपको लिखे तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन याद कैसे करें इसको, हम समझे कैसे। तो मेरा उद्देश्य आपको याद कराना ही है, आपके दिमाग में इस चीज को बिल्कुल बैठा देना है ताकि आप उसको भूलें ना। कैसे, आंध्र प्रदेश आपको बता चुके हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। इसके बाद आते हैं अक्टूबर के बाद आता है सीधे 53 से आप 60 में आ जाइए, महाराष्ट्र पहुंच जाइए, ठीक है। महाराष्ट्र 1 मई 1960, महाराष्ट्र और गुजरात चूंकि नजदीकी है, आपसी है, बॉर्डर भी लगी हुई है, तो महाराष्ट्र और गुजरात को एक साथ रखिए और 1 मई 1960 याद रखिए, ठीक है। डेट अगर आप याद नहीं रख पाते कोई बात नहीं, सन कोशिश कीजिए कि आप याद कर पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, 3-4 राज्य दिए जाते हैं और क्रम लगाने को दे दिया जाता है। ये इनके जो है गठित होने के अवरोही आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। तो 4 जो है ईयर दिए होते हैं या 4 राज्य दिए होते हैं, उनको सजाना होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, या तो आप चाहें तो कोई ट्रिक अपनी बना लें, महाराष्ट्र गुजरात 1 मई 1960। इसके बाद आप आइए सीधे जो है नागालैंड पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या होगी क्योंकि ये राज्य थोड़े अलग अलग दिए हैं, तो 3 आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, नागालैंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। नागालैंड है 1 दिसंबर 1963, हरियाणा है 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश है 25 जनवरी 1971, ठीक है। तो नागालैंड है यहाँ पर 63, 3 66 हो गया है और यहाँ पर 71 आ गए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनका डेट एक ही है, 21 जनवरी 1972। कब? 1972। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 एक साथ हैं। इसके बाद अब समझते हैं सिक्किम को, ठीक है। सिक्किम क्या था? पहले एक स्वतंत्र देश था, ठीक है। तो यहाँ की जनता ने समर्थन दिया, सपोर्ट किया कि हमको अपने राज्य में मिला लिया जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, चूंकि वो दूसरा देश था तो हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वर्ष 1974 में एक संविधान संशोधन किया गया जिसको नाम दिया गया 35, यानी कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा
सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, यानी भारत का सहयोगी राज्य बना लिया गया। इसके बाद 26 अप्रैल 1975 को एक संविधान संशोधन और होता है, वो था 36 और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पर प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि जो 35वां संविधान संशोधन होगा या फिर 36वां, तो याद रखिए कि सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया 35वें द्वारा, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो यही पूछा जाता है कि 36वां वाला आपको बताना है और सन 1975 आपको बतानी है। 75 में पूरी तरह से सिक्किम भारत देश का एक हिस्सा, एक राज्य बन गया था। ठीक है, अब हम बात कर लें अगले, यानी कि मिजोरम। 20 फरवरी 1987 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो 20 फरवरी 1987 को 87 को ये दोनों शामिल किए जाते हैं। इसके बाद एक राज्य याद करिए जिसका क्रम है 25वां, वो है गोवा। पुर्तगालियों से फ्री हुआ था। ठीक है, गोवा 30 मई 1987 को ये इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद 3 आपको ये होंगे कि सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया था। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे कटा था? मध्य प्रदेश से कटा था। क्रम कौन सा होगा? 26वां राज्य होगा। कब? 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तराखंड किससे कटा? यूपी से कटा। क्रम कौन सा होगा? 27वां होगा। डेट कब होगी? 9 नवंबर 2000। और झारखंड बना है बिहार से कट के। क्रम कौन सा होगा? 28वां राज्य होगा। और डेट कौन सी होगी? 15 नवंबर सन 2000। और अंतिम था तेलंगाना, ये है 29वां राज्य। और कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक है, तो ये 29 राज्यों की हमने आपको रूपरेखा बताई है। लेकिन अब कितने राज्य हैं? अब आपको 28 ही है, लेकिन आपको इन राज्यों की डेट याद रखनी। ठीक है, अब ये 29 नहीं रह चुकी, अब 28 रह गए हैं। ठीक है, अब हम 28 राज्यों का अगर यहाँ पर वर्णन करते, जम्मू कश्मीर को हटाते, ठीक है, तो बड़ी समस्या, बड़ा क्लिष्ट हो जाता। तो हमने आपको सीधे सीधे समझाने का प्रयास इसलिए किया है ताकि आपका परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। हमारा उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य आपको उलझाना, परेशान करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन ध्यान देना है कि अब राज्य 28 ही बचे हैं, संघ शासित प्रदेश हैं 8, लेकिन यहाँ पर 29 का वर्णन क्यों दिया गया है? क्योंकि ये अभी हाल ही में ऐसा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी जो मैटर है वो भी हाल में हुआ है, और दादरा नगर हवेली दमनदीप का वो भी अभी हाल में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन इनको आपको याद करना होगा, क्योंकि जो प्रश्न है वो पुराने पैटर्न के आधार पर पूछे जाते हैं। हो सकता है कि पुराने प्रश्न रिपीट कर जाएं, तो आपको जो है आसानी होगी ये समझने में कि जो है विकल्प क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, क्या संघराज्य बने हैं, कैसे गठन का वर्ष हुआ है, आयोग कब बना है, कौन कौन से आयोग बने हैं। ठीक है, तो हमारा मकसद यही था कि आपके सारे शंकाओं को, सारे कंफ्यूजन को, सारी समस्याओं का समाधान करना और आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना ताकि आप इन चीजों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, हम पूरी तरह से संविधान में घुस गए हैं। 1 से 4 आपने हो गया। ठीक है, चौथा यहाँ पर मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि उसमें कोई विशेष है नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं उसमें, इसलिए उसको हमने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, अब हम जो अगला लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये 3 अनुच्छेद आपने याद कर लिए, और ये 3 के जो अलग अलग है वो बंद, ये जरूर याद करिएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये 5 अनुच्छेद, 5 या 6 अनुच्छेद हो जाते हैं। तो ये आपको याद करिएगा, और अगले लेक्चर में हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन सब में क्या लिखा हुआ है। ठीक, शॉर्ट में बताइएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी की कॉपी बना लीजिए। पॉलिटी आपको इस तरह पढ़ा देंगे कि आप चकित रह जाएंगे और कोई प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।